मुझे शादी से डर लगने लगा है। क्या मेरे इन-लॉज मेरे करियर के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? क्या मैं अपने इन-लॉज की पर्सनालिटी से एडजस्ट कर पाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझे डाउरी के लिए ब्लैकमेल करने लग जाएं, जैसे कि आजकल के केसेस में हो रहा है? क्या मेरा पार्टनर बाद में चेंज हो जाए और सब मेरे अगेंस्ट हो जाए शादी के बाद? अगर ये सब डर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आइए इस फेयर ऑफ मैरिज को जानते हैं फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. Hi everyone, I hope all of you are doing great. Welcome to my channel Ask Life with Anmol, जहां हम साइकोलॉजी की, करियर की, रिलेशनशिप की, थेरेपी की और मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। आज का टॉपिक हमने चूज करा है विच इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सीरीज फेयर ऑफ मैरिज। हमने पिछली वीडियो बनाई थी फेयर ऑफ मैरिज फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव। अगर आपने वो नहीं देखी है प्लीज उसको जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे फेयर ऑफ मैरिज फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। फीमेल के दिमाग में फेयर ऑफ मैरिज क्यों आता है, क्या क्या उसके रीजंस होते हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, ये फेयर को हम कैसे हटा सकते हैं थ्रू सम थेरेपी टेक्निक्स, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो स्टे टिल द एंड। पहला रीजन फेयर ऑफ मैरिज का फीमेल्स में पाया गया है वो है कल्चरल कंडीशनिंग और पेट्रियार्कल सोसाइटी। पहले के ज़माने से अगर हम कंपेयर करें, जब शादी होती थी लड़की को लड़के के घर जाना पड़ता था, तो उस टाइम पे लड़कियां काम नहीं करती थी। तो पेरेंट्स क्या कहते थे कि अब आपको दूसरे के घर ही जाना है, आप एक पराया धन हो। और बहुत टाइम से डाउरी की प्रथा, जहाँ पे कि लड़की कुछ सामान लड़के के घर लेके जाती है, ये बहुत चलती थी। तो इसकी वजह से लड़कियों को क्या सुनना पड़ता था, आप पराया धन हो, आपको नए परिवार में एडजस्ट होना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, अपने घर की इज्जत का सवाल है तो थोड़ा सह लो, कुछ सास बोल रही है, पति बोल रहा है तो सह लो, ससुराल में अपना मान बनाए रखना और हमारा मान भी बनाए रखना। तो लड़की के ऊपर प्रेशर आ जाता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखने का और अपनी परिवार के सेल्फ रिस्पेक्ट को रखने का उसके परिवार में। आप ये समझिए लड़की क्या गुजर रही होती है जब वो एक अपना घर छोड़कर एक दूसरे के घर में जाती है। उसे सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी लड़के के हिसाब से एडजस्ट नहीं करनी, उसे हर परिवार के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है। इसी की वजह से फेयर ऑफ मैरिज और एंजाइटी बढ़ जाती है, जो कंडीशनिंग उन्हें बचपन से सिखाई जाती है। दूसरा रीजन होता है फेयर ऑफ मैरिज का लूजिंग वंस आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। एक लड़की समझती है कि लड़के और लड़के के रोल्स अलग अलग होते हैं। लड़की पर एक वाइफ का लेबल, एक बहू का लेबल और कुछ टाइम बाद अगर आप बच्चा प्लान करो तो एक माँ का लेबल लग जाता है। तो वो सोचती है कि मेरा फ्रीडम, करियर, स्पेस सब कुछ छूट जाएगा अगर मुझ पे ये सब लेबल्स लगे। तो उसे लगता है कि हमेशा एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने करियर से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में रोल्स डिफाइन है कि फीमेल्स को कुकिंग, केयरिंग ये सब करना है। मेल्स के लिए वो चीजें अभी डिफाइन नहीं है। बट हम आज के दौर की बात कर रहे हैं जहाँ पे फीमेल और मेल सेम जॉब कर रहे हैं, सेम लेवल का सैलरी ले रहे हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि फीमेल्स ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले? तो आपको समझना पड़ेगा कि फेयर जो होता है वो लूजिंग वंस आइडेंटिटी का होता है और फ्रीडम का होता है। वो सोचती हैं जो चीजें हम शादी से पहले कर पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना, अपना नाइट आउट करना, अपना करियर से लेके हॉबीज को परस्यू करना, वो हम बाद में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तीसरा रीजन होता है अनइक्वल मैरिटल रोल्स। जैसे मैंने पहले बताया, लड़कियों के हमारे सोसाइटी में रोल्स डिफाइंड है कि लड़की खाना बनाएगी, लड़की घर का ख्याल रखेगी, लड़की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी। बट आजकल हम ये नहीं समझ पाते कि जब सेम लेवल का वो लोग काम कर रहे हैं, सेम लेवल का वो लोग सैलरी ले रहे हैं, तो आप उस पर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हो?
आपको ये चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, कौन कब काम करेगा। कुकिंग सिर्फ लड़की का काम नहीं है, आजकल लड़के और लड़की को दोनों को कुकिंग आनी चाहिए और फिर वो इक्वली अपने राइट्स को डिवाइड करें। लड़की को हमेशा बोला जाता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा उस पर बर्डन पड़ता है, कि आप संभाल लो, आप लड़की हो, लड़कियों को समझना पड़ता है, लड़की को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन बन जाता है उनके दिमाग में कि मुझे ही सब करना पड़ेगा, और जब सब कुछ इक्वल हो रहा है तो मैं क्यों वो काम करूं। नेक्स्ट रीजन होता है फेयर ऑफ अब्यूज और कंट्रोल। सोशल मीडिया पे आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, डाउरी के, जिससे कि लड़कियों के मन में डर बैठ जाता है, अगर सेम चीज हमारे पे होगी तो क्या होगा। और सेकंड चीज, उनके दिमाग में प्रेशर रहता है कि ये बात हमारे पेरेंट्स को और प्रेशराइज करेगी। आपकी पेरेंट्स की परवरिश पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो दूसरे के घर में। तो आपको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये जो डर है, ये सब केसेस की वजह से जो हो रहा है वो बहुत माइन्यूट केसेस होते हैं। और अगर आपको ये चीज हटानी है तो आपको पहले जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेट करके शादी करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स लग रहे हैं पहले ही लड़के वालों के साइड से, तो आपको पहले ही मना कर देना चाहिए, तो ये बातें ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और फेयर आएंगी ही नहीं। तो प्लीज कीप अ चेक ऑन हाउ मच सोशल मीडिया यू आर यूजिंग, उससे आपके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप जितनी नेगेटिविटी देखेंगे उतना नेगेटिव आप शादी के बारे में बन जाएंगी। नेक्स्ट रीजन होता है प्रेशर ऑफ पेरेंटल मैरिज और पास्ट रिलेशनशिप। अगर आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आए हो या आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो आपका शादी से विश्वास उठ जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे लोग अपने एब्यूजिव रिलेशनशिप जो अपने पेरेंट्स का देखते हैं, उसकी वजह से उनके मन में डर बैठ जाता है, वो शादी से भरोसा खो बैठते हैं और उस कभी कभी रिलेशनशिप में भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें उतना ट्रॉमा हो जाता है उस रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप उनके लिए सिर्फ एक अब्यूज, सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, सिर्फ एक फाइट बन जाता है, रादर देन लव, अफेक्शन और केयर, जो कि शादी का एक पार्ट है। तो आप देखिए, क्या आप अपने पास्ट ट्रॉमास की वजह से फियर ऑफ मैरिज रख रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स की फेल्ड मैरिज की वजह से पास्ट ट्रॉमा रख रहे हैं, इस पर गौर करिए। लास्ट रीजन होता है प्रेशर ऑफ सोसाइटी। लड़की हमारे समाज में जब दूसरे घर जाती है तो उसे उस परिवार का कहा जाता है। इससे क्या होता है, आगे जाके कभी भी दोनों परिवारों में जब लड़ाई होती है तो लड़की से बोला जाता है रिश्ता तोड़ के नहीं आना, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ भी बात हो गई, क्योंकि वो चीज वो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में चली जाएगी। अगर लड़की घर वापस आ जाती है रिश्ता तोड़कर, तो समाज दो बातें बनाएगा। तो लड़की के मन में हमेशा ये डर बैठा रहता है कि मैं किस घर की हूं, मैं इस घर की हूं, अपने ससुराल की हूं या अपने मायके की हूं। तो ये प्रेशर की वजह से वो डिसीजंस ले ही नहीं पाती और उनको और मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। वो ना अपने घर वापस जा पाती हैं और इस घर में ना वो रह पाती हैं अच्छे से, और उनके मेंटल हैरेसमेंट और अब्यूज चलते रहता है। तो आप सोचिए, क्या आपका फेयर ऑफ मैरिज इस सोसाइटल प्रेशर की वजह से आ रहा है, आपके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट की वजह से आ रहा है या नहीं। आई होप आप सब उन पॉइंट से रिलेट करते होंगे। आपको बस क्या करना है, आपको जानना है उन सब पॉइंट्स जो मैंने बताए, रीजंस फॉर फेयर ऑफ मैरिज, शादी के डर के लिए, आपका कौन सा रीजन है, उस रीजन पे आपको काम करना है। सो अब जानते हैं कुछ टेक्निक्स जिससे आप ये फेयर ऑफ मैरिज कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अवेयरनेस। अपनी माइंडसेट, अपनी कंडीशनिंग के बारे में अवेयर हो। आप जानो, अगर आपको बोला गया है शादी में सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, मुझे भी अपनी आइडेंटिटी रखने का हक है, राइट, आपको भी अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए। तो जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स आपके परिवार ने, पास्ट ने बनाए हैं, उसको क्वेश्चन करो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करो। अगर आपके पास पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है, अपने पेरेंट्स का ट्रॉमा है, तो आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास, कोच के पास बात करो, जो कि आपको ये ट्रॉमास हटाने के लिए हेल्प करेगा। आप ये बात समझिए, जब तक मैं खुद हील नहीं होंगी, मुझे ये फेयर हटेगा नहीं, तो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उससे ये बैगेजेस आप उस रिलेशनशिप में लेके जाओगे। इससे आपको और एंजाइटी और ट्रॉमा हो सकता है। सो अपनी कंडीशनिंग को क्वेश्चन करो
और दूसरी चीज है अपने पास्ट ट्रॉमास पे वर्क करो थ्रू काउंसलिंग और थ्रू थेरेपी। नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, रिलेशनशिप और शादी का मतलब क्या होता है और उसके बारे में डिस्कशंस करो अपने पार्टनर के साथ। रिलेशनशिप के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कम्युनिकेशन होता है, इक्वालिटी और इक्वल रोल्स के बारे में बात होती है, देयर आर सेफ स्पेसेस ऑफ इमोशंस, वल्नरेबिलिटी की बात होती है, राइट? तो आप कोई बुक पढ़ सकते हो, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कि अच्छी रिलेशनशिप्स होती क्या है, राइट? और वो कैसे सस्टेन होती है। हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत वीडियोस बना रखी हैं, वो आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। जिसमें हमने बात करी है रेड फ्लैग्स हो क्या होते हैं रिलेशनशिप में, चीटिंग क्यों करते हैं लोग, तो वो आप जाके देख सकते हो। दूसरी चीज आपको कन्वर्सेशन करनी है अपनी पार्टनर के साथ कि शादी के बाद मैं अपना करियर कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, शादी के बाद मेरे क्या रोल्स होंगे, खाने बनाने में मेरा क्या रोल होगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरा क्या रोल होगा, मुझे स्पेस दिया जाएगा नहीं जाएगा, राइट? हाउस होल्ड रोल्स कैसे डिवाइड होंगे, राइट? मैं बच्चा कब प्लान करना चाहती हूँ, कितने टाइम बाद प्लान करना चाहती हूँ, आप कब करना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज होगी, फाइनेंसिस कैसे मैनेज होंगे, ये सब बातें आपको पहले करनी पड़ेंगी अपने पार्टनर से। और अगर आपका पार्टनर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है अभी से ही इन चीजों को लेकर, तो आगे जाके कभी स्टैंड ही नहीं ले पाएगा और आप उस मैरिज में फंस जाओगे। तो अगर आपका पार्टनर नहीं स्टैंड ले रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो आप प्री मैरिटल काउंसलिंग भी ले सकते हो। काउंसलिंग में जाना, प्री मैरिटल काउंसलिंग ऐसा नहीं होता कि चीजें खराब होती हैं तभी हम जाते हैं। आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग इसलिए होता है ताकि आप दोनों अपने रोल समझ पाओ, आगे की जिंदगी आगे खुशहाल जाए, आपकी शादी अच्छी जाए, उसके लिए आप कैसे वर्क करो, वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में बताया जाता है। तो पहले तो आप अच्छी शादी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है वो समझो। दूसरी चीज आप ये समझो कि आपके रोल्स क्या होंगे, पार्टनर से डिस्कस करो। अगर पार्टनर बहुत ओपन नहीं है इन चीजों को बात करने के लिए, तो आप प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, अपना करियर और पर्सनैलिटी डेवलप करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में, कपल काउंसलिंग सेशंस में देखा है कि लड़कियां जो होती हैं डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप बना देती हैं अपने पार्टनर के साथ। वो अपने पार्टनर को भी अपना सेंटर बना लेती हैं, जो पार्टनर कहेगा वो मैं करूंगी, अपना करियर छोड़ दूंगी, अपनी आइडेंटिटी छोड़ दूंगी। कुछ टाइम के लिए तो वो सही रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर दोनों लोग एक रिलेशनशिप में ग्रो नहीं हो रहे हैं, करियर वाइज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वाइज, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपको एक पार्टनर के अलावा एक आइडेंटिटी चाहिए। एक वाइफ तो आप बनोगे ही, बट आपकी क्या इंडिविजुअल आइडेंटिटी है? मैं करियर में अच्छा कर रही हूँ, मेरी कुछ हॉबीज है, मेरा कुछ बिजनेस है, मेरी कोई पर्सनालिटी है। तो कभी भी डिपेंडेंसी बेस्ड रिलेशनशिप में ना जाइए। आपका अपना एक वजूद होना चाहिए शादी में। इससे क्या होगा, आपका ये फेयर और कम होगा। आपको फेयर है कि आगे जाके शादी नहीं चली, तो एटलीस्ट आप अपने आप पे स्टैंड ले पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है, उन्होंने कभी अपना एजुकेशन पे ध्यान नहीं दी, उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया पार्टनरशिप के लिए, शादी के लिए। बट जब उस पार्टनर ने छोड़ दिया तो वो फाइनेंशियली कभी ग्रो ही नहीं कर पाती। तो उस रिलेशनशिप में जहां उन्हें फिजिकल वायलेंस मिल रहा है, मेंटल हरासमेंट मिल रहा है, वो रहती हैं कभी बच्चे के लिए, क्योंकि वो फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगी। तो सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए और अपनी एक पहचान बनाओ, एक इंडिविजुअल पहचान जो कि शादी के लेबल से अलग हो। लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, शादी अपने लिए करो, ना कि अपने माँ बाप के लिए या समाज के लिए। रिश्ते सिर्फ माँ बाप या समाज के लिए नहीं बनाए जाते, अपनी खुशी और अपने इमोशनल हेल्थ के लिए बनाए जाते हैं। लास्ट में मैं कुछ एफर्मेशंस दूंगा आपको। ये एक CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बेस्ड है, जहां पे हम नेगेटिव बिलीफ्स ब्रेक करते हैं और नई जो बिलीफ बनाएंगे उसको आपको 5 बार सुबह बोलना है, 5 बार रात को बोलना है, जिससे आपका माइंडसेट और फेयर ऑफ मैरिज कम हो सके। पहला नेगेटिव बिलीफ है, ससुराल में एडजस्ट करना ही पड़ता है। इसको चेंज करके आप बनाओ, एडजस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, शादी में एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होगी, सिर्फ मैं नहीं करूंगी। दूसरा बिलीफ,
शादी के बाद खुद पे टाइम नहीं मिलेगा, अपनी हॉबीज के लिए, अपने करियर के लिए। इसको चेंज करो, मैं बैलेंस बनाना सीख सकती हूँ कि शादी का कैसे बैलेंस करूँ, अपने ससुराल का कैसे बैलेंस करूँ और अपनी हॉबीज और करियर कैसे बैलेंस करूँ। ये एक स्किल है जो मुझे सीखनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो ऐसा होता नहीं है या ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा बहुत लोग करते हैं और उनकी बहुत अच्छी शादी भी होती है। थर्ड बिलीफ, अगर ना रही तो लोग क्या कहेंगे, मैं एक डाइवोर्सी के लेबल के साथ जीऊंगी। इसको चेंज करो, मेरी मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है, उससे ऊपर ना कोई समाज है ना कोई चीज है। तो आपको चेंज करना है। ठीक है, अगर शादी का लेबल ना भी रहा तो मैं एटलीस्ट खुश तो रहूंगी, मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। समझो बात को। तो आपका अफर्मेशन क्या हो गया, मेरी मेंटल हेल्थ शादी से भी ऊपर है। लास्ट बिलीफ क्या है, शादी एक जिम्मेदारी है। शादी जिम्मेदारी है जरूर, बट शादी एक पार्टनरशिप भी है, जहां पे सिर्फ एक के होने से कुछ नहीं होता। शादी दो तरफा होती है, दोनों लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, एक पार्टनर की तरह समझना पड़ता है, लड़की को भी और लड़के को भी, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको एफर्मेशंस बताए जो आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है और इनको बोलना है अपना फियर ऑफ मैरिज कम करने के लिए। आई होप आज की वीडियो से आपको शादी के डर, फियर ऑफ मैरिज के बारे में समझ आया होगा। आप ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनकी शादी की एज हो चुकी है या वो शादी से डर रहे हैं या रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, और खुश रहिए।